हेलो स्टूडेंट, कक्षा हमारा राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे आंदोलन। इसमें दो प्रकार के आंदोलन थे। पहला आंदोलन था सामाजिक आंदोलन और दूसरा था नवीन सामाजिक आंदोलन। दो प्रकार के आंदोलन हमने पढ़े। इसमें से सामाजिक आंदोलन के 4 भाग हमने पढ़े थे। नवीन सामाजिक आंदोलन के भी 4 प्रकार हम पढ़ेंगे। उसमें हमने डिटेल से एग्जाम्पल वाइज पढ़ा था। इसमें 4 एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है। अब सवाल आएगा कि बोर्ड में आपसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला तो ये पूछा जाएगा कि आंदोलन क्या होते हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है? आंदोलन कहलाता है। आप जानते हैं आंदोलन हिंसाग्रस्त होता है तो आंदोलन की परिभाषा में नहीं आता, वो कहीं ना कहीं अराजकता की परिभाषा में आ जाता है। दूसरा सवाल क्या बनेगा? सामाजिक आंदोलनों को स्पष्ट कीजिए। तो कितने हैं? 4 हैं, एक एक करके हमने कल पढ़ लिए थे। फिर सवाल ये उठा कि आंदोलन होते क्यों हैं, इसका कारण भी हमने बता दिया था। अब आज का सवाल है नवीन सामाजिक आंदोलनों को स्पष्ट कीजिए। आज का सवाल क्या है? नवीन सामाजिक आंदोलनों को क्या करना है? स्पष्ट करना है। अब इसमें पहला आंदोलन है कृषक अधिकार आंदोलन। पहला आंदोलन कौन सा है? कृषक अधिकार आंदोलन। अब ये हुआ क्यों, इसके पीछे हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं। आप जानते हैं भारत में 50 से 70% जीडीपी किस पर आधारित है? किसान पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा बड़ा अगर फैसला लिया जाएगा, कोई भी कार्य यदि किया जाएगा तो किसको ध्यान में रखकर किया जाएगा? किसानों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। या यूं कहें बिना किसान के कोई भी काम हमारे यहाँ संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ किसका है? किसानों का है। अब सवाल ये उठता है कि जब आजाद भारत में सबसे पहला जो प्रयास किया गया किसानों के लिए वो था जमींदारी उन्मूलन। जिम्मेदारी उन्मूलन। जिम्मेदारी उन्मूलन की यदि हम बात करें तो ये क्या था? पहले राजा किसान से टैक्स लेता था और वो टैक्स किसान स्वाभाविक रूप से देना ही देना था, क्योंकि राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा की व्यवस्था थी। राजा को खर्चा चलाने के लिए किसान पैसा देते थे। बाद में एक बिचौलिया और आ गया राजा और किसान के बीच में। किसान से टैक्स कौन लेता था? जमींदार लेता था, और वह जमींदार किसको देता था? राजा को देता था। जमींदार अपने खर्चे भी किस पर निकालने लग गया है? किसान पर ही निकालने लग गया। इसलिए किसान पर क्या बढ़ गया? बोझ बढ़ गया। बहुत सारे मालिक जमीन के ऐसे थे जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो किसानों का बेचारों का बहुत खून पीते थे। ऐसी अवस्था में पहली बार हमने जब पहला संविधान संशोधन किया उसी में इसको हटाया, और शुरुआती 10 सालों में हमने इसको चेंज करने का काम भी किया। बहुत सारे प्रयास हमने इसके साथ किए। नवी अनुसूची से संबंधित है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर आगे हमने इस चीज को बढ़ाया कि कृषि में डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे किसान श्रमिक संगठन बने। कल हमने शेतकारी, जो महाराष्ट्र का किसान संगठन है, इसके हमने बात की थी। रेयत, जो कर्नाटक का किसान संगठन है, ऐसे संगठन भी बहुत सारे निकल कर सामने आए। इसका फायदा क्या हुआ? किसानों में जागृति बढ़ी, किसान यूनियन बढ़ी, किसानों के अधिकारों को कोई मार नहीं सकता था। ये सारी चीजें निकल कर सामने आई। हम एक एक करके इसको पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला हम कृषक अधिकार आंदोलन में और आगे बात करें तो इसकी शुरुआत हुई, प्रारंभ से ही ये आंदोलन होना शुरू हो गए थे, और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई 1991 में। इसको हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण को ही क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। और वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया का व्यापार क्या होने लगा? एक। पूरी दुनिया का व्यापार जब एक होने लगा तो किसानों को ये समस्या सताने लगी, किसान पे ये प्रेशर आ गया
कि क्या किया जाए और क्या नहीं, क्योंकि विदेशी कंपनियां जब आएंगी तो उसका मुकाबला भारतीय किसान किस प्रकार से कर पाएगा। ऐसे में बहुत सारी टीमें बनी, उसमें एक संगठन था BKU, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। और ये यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सब से मिलकर बना हुआ एक संगठन था। यहाँ के सब किसान मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, भारतीय किसान यूनियन। इसके लीडर कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे। अब सवाल ये उठता है कि यूनियन बनी क्यों। इस यूनियन ने कहा कि कृषि में FDI नहीं लाने देंगे। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि जो शुद्ध निवेश होने वाला है, डायरेक्ट इन्वेस्ट कृषि में होने वाला है। बाहर की जो कंपनियां आने वाली हैं वे भारत के किसानों को बर्बाद कर सकती हैं, वे भारत के किसानों से कंपटीशन करेंगी और भारत का किसान इतना कैपेबल नहीं है कि इनके कंपटीशन को सह सके। इसीलिए कौन से आंदोलन शुरू हुए, कृषक आंदोलन शुरू हुए। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। दूसरा इसमें WTO का भी है। आपको याद होगा 30 दिसंबर 1994 में भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और वो समझौता 1 जनवरी 1995 में WTO के रूप में लागू हो गया। तो आपको पता होना चाहिए WTO कब बना, 1 जनवरी 1905 में, और भारत ने इस एग्रीमेंट पे साइन किए थे 30 जनवरी 1994, 30 दिसंबर 1994 को साइन किए और 1 जनवरी 1995 को WTO को मान्यता मिल गई। अब WTO क्या है, यह है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है कि पूरी दुनिया के व्यापार को देखना, पूरी दुनिया के व्यापार के नियम बनाना, कौन सी वस्तुओं को किस प्रकार से ट्रीट करना है, ये सारे निर्णय यही लेते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम क्या होगी कि महाशक्तिशाली देश इसमें कब्जा करके हैं और वो अपनी उपयोगी वस्तुओं का व्यापार ज्यादा करते हैं, बाकी चीजों का व्यापार करते हैं कम। तो ऐसे में किसानों का आंदोलन होना तय था। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठा कि कृषक, भारत में कृषक आंदोलन का एक मुख्य कारण ये भी था कि किसान जमीन का मालिक होना चाहिए, जो बहुत मेहनत करता है उसका मालिकाना हक जमीन पर होना चाहिए। इसलिए भी क्या हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। कृषक की जो फसल है, किसान की जो फसल है वो उचित मूल्य पर मिले, इस बात के लिए भी जोर दिया गया कि किसानों का जो लाभ है वो बिचौलिया, मंडी वाले या यूं कहें कालाबाजारी वाले ना खा लें। इसके कारण भी ये आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़े। इसके बाद है श्रमिक आंदोलन। सेकंड आंदोलन की हम बात करें तो इसमें है श्रमिक आंदोलन। अब ये भी नवीन समस्या ही है, क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं नवीन सामाजिक आंदोलन, वे आंदोलन जो नए निकल कर आए। आप जानते हैं कि वैश्वीकरण के पहले भी और वैश्वीकरण के बाद भी हमारे यहाँ औद्योगिकरण आया। पहले भी बहुत सारे उद्योग थे। आपने देखा होगा 60 से 70 के दशक में बहुत सारी मूवीज ऐसी बनती थी जिसमें उद्योगों के मालिकों के अत्याचार दिखाए जाते थे, शोषण दिखाया जाता था, श्रमिकों का खून पिया जाता था, श्रमिकों को वेतन नहीं दिया जाता था, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा में समर्थन किया जाता था। कुल मिला के कहें तो श्रमिकों का क्या होता था, शोषण होता था। क्या होता था, शोषण होता था। ऐसे में कौन सी विचारधारा निकल कर आई, वामपंथी विचारधारा निकल कर आई। और इन वामपंथियों ने क्या किया, इन श्रमिकों का क्या लिया, सहारा लिया और इनके सहारे से आंदोलन को तेज गति से बढ़ाया। अब सवाल उठता है, वामपंथी कौन लोग हैं? वे लोग जो आर्थिक समानता, सामाजिक समानता की वकालत करते हैं, यानी कि अमीरों से छीनकर गरीबों को देना चाहते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, वामपंथी कहलाते हैं।
ये तीसरा मोर्चा हो गया एक प्रकार से पूंजीवाद, अमीरों का समर्थन, साम्यवादी सबका साथ, और वामपंथी क्या चाहते हैं, अमीरों का विरोध, गरीबों का साथ। और दक्षिणपंथी भी एक विचारधारा है, उसको हम कभी पढ़ेंगे। वामपंथियों का मेन एजेंडा क्या है, आर्थिक समानता है। वामपंथियों का मूल उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियली इक्वलिटी होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए। विशेषवाद के विरोधी है कि समाज में जो वीआईपीपन है, फाइनेंशियली वीआईपीपन है, सोशल स्टेटस है, ये कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए और इक्वलिटी आनी चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से दमनकारी विचारधारा भी कही जा सकती है। तो श्रमिक आंदोलन क्या थे, ये हमारे को समझ में आया कि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो आंदोलन हुए, वो कौन से आंदोलन हुए, श्रमिक आंदोलन हुए। श्रमिकों के अधिकार कहाँ कमजोर थे, उद्योगों में कमजोर थे, कारखानों में कमजोर थे, जहां वो काम करते थे, न्यूनतम मजदूरी का मामला नहीं था, शोषण हो रहा था, बहुत भयंकर गुटबाजी हो रही थी, ये कंपनी मालिकों की सामूहिकता हो रही थी, यदि एक जगह निकाल लिया गया तो दूसरी जगह नहीं होगा, और बहुत प्रकार के कंपनियों की यूनियन भी है। जैसे अभी जयपुर की ही बात कर लें तो बहुत सारी कंपनियों के समूह एक साथ आते हैं कि यदि कोई मजदूर बगावत करते हैं तो उन मजदूरों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे में मजदूर बेचारा बेबस हो जाता है। ऐसे में मजदूरों ने भी यूनियन बनाई कि हम भी यूनियन बनाएंगे यदि हमारे खिलाफ हुआ कुछ तो ये कहीं ना कहीं श्रमिक आंदोलनों का ही क्या है, नतीजा है कि जागरूकता आई है। अदरवाइज श्रमिकों का बहुत जगह शोषण हुआ, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान नहीं रखा गया, मेडिकल सर्विसेज नहीं दी गई, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं दी गई, रेस्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं होते थे। कुल मिला के कहा जाए तो मशीन की तरह श्रमिकों को काम में लिया जाता था। ऐसे में श्रमिक आंदोलन निकल कर आए कि हम लोग दमन को नहीं सहेंगे और हम हमारे अधिकारों की मांग करते हैं। तो श्रमिक आंदोलन केवल और केवल श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित ही है। और इसमें आगे किसने बढ़ाया, वामपंथियों ने फिर आगे बढ़ाया। इसमें तीसरा जो आंदोलन है वे है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन वैसे तो ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 50% जनसंख्या हमारे इसी से संबंधित है। क्या समस्याएं हैं, वो सामाजिक जो समस्याएं हैं वो ही यहाँ भी हैं। प्लस दूसरा ये हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, नारी सशक्त समाज की हम बात कर चुके हैं, 50% जनसंख्या की बात कर चुके हैं। अब इसको समझने के लिए एक हल्का सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। भारत की जनसंख्या मान लीजिए 100% है, तो 50% के आसपास महिला और 50% के आसपास ही पुरुष। इसमें थर्ड जेंडर को हमने नहीं रखा है। अगर महिला पुरुष की बात करें तो हमारा समाज कौन सा प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज है। पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर, सोशल मेंटेनेंस, ये योग है, सोशल स्टेटस, सोशल एवरी एक्टिविटी किसके अधीन होती थी, पुरुष प्रधान समाज के अधीन होती थी। और इसमें अंतिम निर्णय कौन लेता था, पुरुष ही लेता था। आप सोच के देखें, जब 50% समाज ही काम कर रहा है तो बाकी का जो 50% है वो तो कहीं काम कर ही नहीं रहा है, कि महिलाओं का विकास में किसी प्रकार का कोई योगदान उस समय नहीं होता था। पॉलिसी मेकिंग में कोई काम नहीं होता था। महिलाएं केवल और केवल कार्य या वस्तु के रूप में जानी जाती थी, पुरुष सारी पॉलिसी बनाते थे। इसीलिए जो नियम बने वो किसके शोषण के बने, महिलाओं के शोषण के नियम बने। इसीलिए कहा जाता है पहली शोषक, यानी कि शोषित तो कौन है, महिला, और पहला शोषक कौन है, परिवार। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 50% पुरुष प्रधान समाज, इन्होंने शोषण किया, और शोषित कौन है, पहली महिला, और शोषक कौन है, परिवार। क्योंकि यहाँ दमनकारी पॉलिसी अपनाई गई, जबरन इसमें व्यवस्थाओं को लादा गया। अब नारीवादी आंदोलन वास्तव में है क्या, नारी के अधिकारों की बात, इसकी बात की गई
नारी के अधिकारों की बात इसमें की गई। और ये एक प्रकार से नारी सशक्तिकरण ही है। क्या है? नारी सशक्तिकरण ही है कि नारी को सबल बनाना चाहिए। वुमेन पावर इन आवर सोसाइटी बिकॉज दे आर इक्वल। फिर आवर सोसाइटी पार्ट बोथ पार्ट आर इंडिपेंडेंट और ओवर इनकम। ये बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। लिबर्टी है, राइट्स हैं, ह्यूमैनिटी है, बहुत सारी जगह हम इक्वल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने भी हमें क्या बनाया है? इक्वल ही बनाया है। तो नारीवादी आंदोलन वास्तव में है क्या चीज? नारीवादी आंदोलन क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाने वाले आंदोलन है। पिछले समाज में महिलाओं को अधिकार नहीं दिए थे। हमारी परंपराएं, हमारी कुरीतियां, हमारी सभ्यता इस चीज को अलाउ नहीं करती थी। इसीलिए नए जो सामाजिक आंदोलन है उसमें एक प्रकार का आंदोलन ये भी है कि नारी के अधिकारों की मांग इसमें बहुत सशक्त रूप से हो रही है कि नारी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें वो रोजगार कर सकती है, शिक्षा का अधिकार उसे होना चाहिए। नारी को अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। इन अधिकारों की बात उसमें की गई है। यदि वो काम करना चाहती है तो भी उसे काम कर देना चाहिए, यानी कि बराबर का अधिकार उसे मिलना चाहिए। किसी प्रकार की प्रतंत्रता उस पर नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। प्लस इसमें पॉलिसी मेकिंग आवर सोसाइटी सिस्टम में भी 50% पार्टनरशिप उसकी होनी चाहिए। लीडरशिप गेम के प्रोग्राम में भी उसे शामिल करना चाहिए। तो ये नारीवादी आंदोलन का कारण हमें समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन से संगठन बने? महिला मुक्ति मोर्चा है, नारी मुक्ति मोर्चा है, महिला आयोग है, महिला और बाल विकास आयोग है। ये बहुत सारे आयोग हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं महिलाओं के शोषण को देखते हैं, और यदि ये शोषण नहीं रुका तो कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसमें अगला है विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। अब यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि विकास क्या होता है। इसकी परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं। विकास वास्तव में है क्या? जब तक कोई भी विरोध ना करे, जब तक कोई भी विरोध ना करे। किसका? किए जा रहे कार्य का, किए जा रहे कार्य का। तो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। यदि काम किया जा रहा है उसका कोई भी विरोध कर रहा है तो विकास नहीं कहलाता है। हुआ क्या? हमारे यहाँ विकास का अंधा अनुकरण किया गया। क्या किया गया? अंधा अनुकरण किया गया। अनाप शनाप नदियों पे परियोजनाएं बनाई गई, बहुत सारी फैक्ट्री लगाई गई, और इसमें सबसे बड़ी बात पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी की गई। तो ये विकास का जो दुष्परिणाम हुआ वो विनाश की तरफ चला गया। सूखा, बाढ़, बहुत सारी है प्राकृतिक समस्याएं, कहीं ना कहीं जो बिना बुलाए मेहमान की तरह समस्या आती है वो विकास के दुष्परिणाम के कारण आने लग गई। जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। जयपुर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। 14 नंबर VKI का इलाका राजस्थान का सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। रहने लायक स्थिति वहां पर नहीं है। हम भी जानते हैं वहां पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। तो ये सारे विकास के दुष्परिणामों के परिणाम ही है। इसका कारण क्या हुआ? इसके कारण लोगों में जागरूकता आई, लोग बाग इसके विरुद्ध आए, लोग बाग फैक्ट्रियों का विरोध करने लगे कि फैक्ट्रियां दूर होनी चाहिए, विकास का अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए, या यूं कह रहे हैं जो हम विनाश की तरफ एक बढ़ रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से, अंधा अनुकरण विकास करके इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम लोग विकास की तरफ तो बढ़ेंगे लेकिन खुद ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें एक सुव्यवस्थित नियोजन के साथ विकास होना जरूरी है। तो जो अंधानुकरण हुआ इसके विरुद्ध होने वाले NGOs,
आंदोलन, संगठन, जितने भी विरोध हो रहे हैं वो किसके परिणामों के विरुद्ध हो रहे हैं? विकास के अंधानुकरण के दुष्परिणाम निकल रहे हैं, रिजल्ट्स निकल रहे हैं, इनके विरुद्ध होने वाले आंदोलन हैं, तो इन्हें हमें रोकना चाहिए। बस ये हमारा चैप्टर यहाँ तक ही है। इस चैप्टर में 3 ही सवाल बने। पहला सवाल आंदोलन क्या है और क्यों होते हैं। दूसरा सवाल सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के हैं, व्याख्या सहित स्पष्ट कीजिए। कितने प्रकार के थे? 4। और फिर बना नवीन सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कितने प्रकार के? 4। वो तो 4 हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में कितने दे रखे हैं? 4। पहला कौन सा था? कृषक से संबंधित था, महिला से संबंधित है, श्रमिकों से संबंधित है और विकास का दुष्परिणाम से संबंधित है। चैप्टर होता है यहाँ पर समाप्त। अब आपसे सवाल यहाँ से और भी पूछ सकता है। एक तो किसानों से संबंधित पूछेगा, तो बीकेयू वगैरह अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नारीवादी आंदोलन, यहाँ से टिप्पणी 2 चीजों पर पूछ सकता है।